अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव जामी में खुशामदीद। मैं अजमल जामी आपके साथ। जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपने मुख्तलिफ सियासतदानों के क्लिप सुने, वो मंजरनामा है, वो एक सबूत है कि पाकिस्तान में सियासत कैसी है, किसको किससे क्या शिकायत है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी भी है, जिसकी वजह से हुकूमत खड़ी है नून लीग की, वो भी शिकवा कर रहे हैं। एक जानिब KPK में माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर तनाज़ा है, दूसरी जानिब कैनाल्स का इशू है सिंध में, वहाँ पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से गवर्नमेंट खड़ी है उनको शिकवे शिकायत हैं। तीसरी जानिब बलूचिस्तान में धरने हो रहे हैं, वहाँ भी मुतनाज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। चौथी जानिब हुकूमत ये कहती है कि रिकॉर्ड तरसीलात ज़ात में इजाफा भी हुआ है। उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए। क्या ये रिकॉर्ड बड़ा खुशाइंद है या इसके मुहर्रकात कुछ और हैं? और फिर ये जो PTI को इंगेज करने की मामले हैं, अफवाहें भी हैं, ख़बरें भी हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और जो नून लीग का किरदार बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब का या मियां शहबाज शरीफ साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहाँ है, चाहे बलूचिस्तान को इंगेज करना हो या कैनाल्स वाला इशू हो। तो इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी सीनियर सियासतदान जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। ढंग से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं, इसीलिए अक्सर हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू भी होते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने कीमती वक्त दिया। ये एक ही वक्त में 3 सूबों में 3 मुहाज, वहाँ माइंस एंड मिनरल की वजह से फड्डा पड़ा हुआ है, यहाँ सिंध में नहरों का इशू है, बलूचिस्तान में धरना है, महारंग बलोच की बातें हो रही हैं, CM जो है वो वफ्द भेजते हैं अख्तर बेंगल साहब से बातचीत करने के लिए, वो भी नाकाम वापस लौटता है। तो एक वक्त में हुकूमत 3-3 सूबों से 3-3 मुहाज क्यों खोले हुए है सर? मैंने तो आपका जब मंजरनामा सुना है तो मैंने कुछ दिल में मातम भी किया है। ये सब बहुत डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें से किसी एक ने भी दहशतगर्दी की बात नहीं की, जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज है KP में, बलूचिस्तान। या उन्होंने ये नहीं कहा कि बजाय ये कि हम इस पर बात करें कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से पूरे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है, इस पूरे पानी कम में हमें अपनी ज़राअत में जदीदियत कैसे लेकर आ दी, या पाकिस्तान में जो है वो सब सूबों ने मिलकर जो है वो अपनी जो ग्रोथ रेट है और इन्वेस्टमेंट है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कैसे बढ़ाना है। तो जो असल मामलात हैं पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत के, उनके बच्चों के आने वाले रोजगार के, पाकिस्तान की खुशहाली के, वो तो सियासत का मौजू ही नहीं है। वो तो हुकूमत वक्त जो है वो उनके ऊपर बात करती है तो फिर उनको ये ताना देता है कि देखेंगे ये बिजली कम करके पता नहीं हम पे कितना एहसान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश तो यही है कि जो तकलीफ सबसे ज्यादा है उसको दूर किया जाए, और या किसी के पास कोई बेहतर फॉर्मूला है तो हम तो मेज पर बैठे हैं, हमारे पास आकर खुर्रम साहब यकीन जाने आप ये दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। मैं बेइज्जत पाकिस्तानी सहाफ़ी के तौर पर आई कैन दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी फिर इसके जवाब में, इस दलील के जवाब में ये दलील भी है कि ये सब तो उसी सूरत मुमकिन होता है जब किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उसके बगैर तो ये सारे इशारे, ये सारे जो नोशंस हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। तो जो मैंने क्लिप्स चलाए हैं वो तो इस बात के सबूत हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं आपसे बसद एहतराम जो है इख्तलाफ करूंगा। खबर यही है और हकीकत यही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ चुका है। अच्छा। और अब सिर्फ जो है जिसे कहते हैं मार्जिन्स के ऊपर बहसें हो रही हैं कि जी किसने किसको नहीं बुलाया और किस वक्त किसने तंजीम साजी की और कौन जेल में मिला और जेल में आकर उसने क्या बयान दिया। जो इश्यूज हैं, मतलब मैंने कहा जो सीरियस इशू है, जो नहरों का मामला है, वो नहरों का मामला मैं फिर कहूंगा कि इससे ज्यादा कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफ जो है वो मसाले की खबर जरूर है, लेकिन इशू ये है कि पूरे मुल्क का पानी कम हो रहा है और हमने उस पूरे मुल्क के कम पानी में से अपनी ज़राअत के जदीदियत का जो मकसद है वो कैसे हासिल करना है। बहस तो उस पर होनी, लेकिन ये है कि हम सब ज़ाहिर से सियासत है, उसमें इख्तलाफ भी होगा, डिस्कशन भी होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। वो जो अदम इस्तेहकाम था उसका आखिरी जो कहते हैं वो दिया जो चमटमाया था वो 26 नवंबर को था, और उसके बाद फिर उनको समझ आ गई कि इस तरह की जो एजिटेशन है और सड़क के ऊपर आकर रेंजर्स को शहीद करने से और पुलिस मैं दो स्टेटमेंट्स आपकी खिदमत पेश करता हूँ। ये आपकी राय है कि मुल्क इस्तेहकाम है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। एक तो बिलावल साहब ने जो 4 की तकरीर की उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब कर कहा कि अगर नेहरू के मामले पे मेरी आवाम यानी सिंध की राय कुछ और हुई, मुख्तलिफ हुई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर मैं आपको छोड़ के अवाम की राय का एहतराम करूँगा। यानी इसमें बिलवास्ता इनडायरेक्टली ये भी बात थी कि हम हुकूमत भी छोड़ सकते हैं।
दूसरा, अभी कुछ देर पहले फैसल अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने देखी। वो कहते हैं जी कि माइंस एंड मिनरल के ऊपर ये जो बिल है, एक्ट है, इमरान खान बोलेंगे यस तो हम यस कर देंगे, वरना कोई बिल पास नहीं हो सकेगा। तो ये तो दो सूबों की सूरत हाल है सियासी तौर पर, दो अहम मौजूआत के ऊपर। देखिए, पहले आपने केपी की बात की, ये वो लोग हैं, अगर मैं आपको याद कराऊं, मेरा कोई दर्जनों इनके बयानात थे और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। सीने पर हाथ मार मार कर कहते थे इनका बाप भी अदम एतमाद नहीं ला सकता खान के खिलाफ। ये वही लोग हैं ना, वही ये जो है गर्दान ब्रिगेड है जो कहती है कि जी ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम सबने देखा अपनी आंखों से कि पाकिस्तान में की तारीख में पहली दफा आईनी तौर पर एक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आया और कामयाब हुआ। तो लिहाजा वो अब वो हिस्सा, तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमने सुनी थी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी, वहां भी उनको पसपाई हुई। तो इस तरह की जो भड़के हैं, उन भड़कों पे तो पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। मैं फिर कहूंगा कि अगर माइंस एंड मिडल्स के बारे में इनके पास कोई संजीदा गुफ्तगू है, जिस तरह हमने 26वीं आईनी तरमीम पर भी सुनी थी पीटीआई की, लेकिन आखिर में आकर इन्होंने यही फैसला किया कि हमने वोट नहीं देना। ये वही लोग हैं जब 2015 में, मैं 14 में, और मैं नहीं शाहिद हूं कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ पहले संजीदा कवानीन आए पार्लियामान में, तो ये इन्होंने एब्सटेन किया, इन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया उसके हक में। तो ये तो जो है इनकी भड़कें और इनकी गुफ्तगू जारी रहती है। दूसरा जो इशू है पीपल्स पार्टी का, वो संजीदा है जरूर, और उस आप क्या बिलावल की उस बात को भी भड़के ही कहेंगे? नहीं, मैं उनकी बात को भड़क नहीं कहूंगा, मैं उनकी बात को संजीदगी से लूंगा। और मुझे ये तवक्को है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जैसे ही गालिबन हमारे इस प्रोग्राम तक वो वापस आ चुके हैं मुल्क में, तो वो आते ही जो है इस सारे मामले को, जो बजट का रन अप है अगले 5 से 6 हफ्ते में, उसमें इस सारे इशू को रिजॉल्व कर देंगे। और वाकई अगर हम समझेंगे कि ये इतना संजीदा मामला है जिससे पूरा सूबा जो है वो, फिर इसका कोई और हल सोचा जाएगा। बहरहाल हमें ज़राअत में जदीदियत तो लेकर आनी है, लेकिन अगर इस एक नहर के डिजाइन के ऊपर उन्हें इतने सख्त एतराजात हैं, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव या उसके कोई मिड वे जो है वो तलाश किया जाएगा। क्योंकि हमने, अगर हम सिर्फ एतराजात की बुनियाद पर अपनी तरक्की की और पाकिस्तान को आगे ले जाने की पेशरफ्त रोक देंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते। तो एतराजात होते रहेंगे, इख्तलाफात होते रहेंगे, एक मखलूत हुकूमत है, लेकिन बहरहाल हमें जाना है। पाकिस्तान की जो मईशत का जो मौजूदा हियत है, उसमें ज़राअत की जो जदीदियत है वो हाईएस्ट एजेंडा है, क्योंकि हमारी जो फी एकड़ जो पैदावार है या यील्ड्स हैं वो दुनिया में गालिबन सबसे कम के शुमार होती हैं। तो हमें इसको बहुत आगे लेकर जाना है। और पाकिस्तान की ये एक और भी इसमें जो अहम बात है कि ज़राअत की जदीदियत, और अगर उसमें मजीद हाई यील्ड्स हासिल होती हैं तो ये पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाने का सबसे कम मुद्दती फार्मूला है, जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारी जो आबादी है उसको फायदा हो सकता है। तो बहरहाल अगर उसका पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हमें सामने रखते हुए कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ा तो इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको खदशा है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ भी छोड़ सकती है? जी नहीं, मैं इस मामले में बहुत खुश फहम हूँ। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त एक मखलूत हुकूमत है, उसकी बुनियादें मजबूत हैं। और उसमें ना सिर्फ ये कि उनके पास मुल्क के जो आला तरीन आईनी ओहदे हैं, सदारत का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है, और दूसरे बड़े कलीदी, तो उनकी वहाँ मौजूदगी जो है वो सिस्टम के इस्तेहकाम की जमानत है। तो इसको एक तरीके से हल कर लिया जाएगा। और जैसा मैंने कहा, सियासत तो सियासी बयानात तो आते हैं और उनके हल भी तलाश किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब फौरन साहब, एक आपकी दिलचस्पी का एक और बड़ा अहम मौजू है, उस पर जरा मुख्तसर आपका कमेंट चाहिए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और यानी एक माह में पहली बार $4 अरब से जायद की रकूम भेजी गई हैं। माहिरीन ने 3 चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, मैं चाह रहा हूँ आपकी ओपिनियन उसमें आ जाए। एक ये कि मुल्की हालात की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़्यादा चले गए। दूसरा, मुल्की हालात की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के घर वालों के अखराजात बढ़ गए। तीसरा ये है कि रमज़ान और ईद की वजह से अखराजात की तलब ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा भेजे गए। चौथा, हुकूमत कहती है कि हुकूमती इक़दामात और मईशत पर एतमाद है, उस वजह से तरसीलात ज़र ज़्यादा भेजे गए। ये रिकॉर्ड जो आया एक माह में पहली बार $4 अरब का, इन चारों में से क्या वजह हो सकती है? ये कोई 5वीं वजह है? नहीं, ये आखिरी 2 वजूहात है जी। एक तो हुकूमत के जो मामलात हैं
देखिए, हुकूमत की कामयाबियों को ठट्ठे में उड़ाना अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये कोई कम कामयाबी नहीं है कि एक साल में जो इंटरेस्ट रेट है वो 22 से 12% पर आ गया है। और ये हकीकत है, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की और मखलूत हुकूमत थी पीडीएम की, कि जो 38% महंगाई थी, अब वो अगर तकरीबन ना होने पर 0 के करीब आ गई है। तो ये बहुत, और हमने देखा है कि रमजान में किस तरह वो सब्जियां जो एक साल पहले जो हैं वो 150-200 के, उनकी सबकी कीमत हमने 50, 60, 40 रुपए, आज भी मैं जब सड़क पर जाता हूँ गुजरांवाला में मुझे नजर आ रही। तो अगर जो है वो आवाम को गंदम और आटे की कीमत में रिलीफ मिला है, सब्जियों में रिलीफ ठीक मिला है। है, अब बिजली में एक रिलीफ मिल रहा है, मुख्तसर सा तो इसका मतलब ये है कि मुख्तसर तो सा नहीं, दूसरा जो है वो ईद एक वजह हो सकती है, लेकिन तीसरी एक वजह ये भी है, अगर हुकूमत को जो है किसी ने ब्लेम देना भी है, तो फिर हुकूमत तो ये क्लेम करेगी ना कि अगर ठीक है। एक इंतशारी एक जमात ने अच्छा, अपने अपने सपोर्टर्स को कहा था कि आप तरसीलात मत भिजवाएं, तो ये एक उन्होंने बहुत भिजवाई। बड़ा एक तमांचा है मुख्तसर उस इंतशारी मुख्तसर मुख्तसर सा सवाल, बेलारूस के दौरे पर हमने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज साहब को, मरियम सबको देखा, बड़ा खुशगवार वो तासुरात थे। तो ऐसे ही लीड करते हुए क्या मियाँ साहब वापसी पे पाकिस्तानी सियासत में भी दिखाई देंगे, या सियासत से किनारा कुशी और खामोशी इख्तियार करेंगे रायबंद में? देखिए, वो किनारा कश नहीं है, वो मुस्तकिल तौर पर मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी और मरीम नवाज साहिबा को अपनी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि जब दो मुंतखब, एक वजीर आजम मौजूद है और वजीर आला मौजूद है, तो वही फ्रंट फुट पर ठीक। आकर तमाम पॉलिसियां जो हैं उसको इशू करेंगे, लेकिन जहां उनकी जरूरत उन्हें महसूस होगी, जिस तरह अभी उन्होंने डॉक्टर मालिक से मुलाकात की थी, और अगर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यूनाइट होकर मियां नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हैं, तो वो पार्लियामान के जरिए एक्ट करेंगे, और वहां किसी कमेटी के ठीक जरिए है। अगर उन्हें महसूस हुआ कि एक यूनानिमिटी है, तो वो उसके ऊपर जरूर पेशरफ्त करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब फैसल चॉइस साहब। उनको हमने जहमत इसलिए दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 2-3 अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। एक, खान साहब जो जेल में हैं उनसे कौन मुलाकात करेगा, फ़हरिस्त कैसे बनेगी, फ़हरिस्त के बगैर कौन लोग चले जाते हैं, और ये तरीक़ाकार कैसा है। आपस में पीटीआई के अंदर भी इसके ऊपर रिफ्ट पाई जाती है, एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, शक व शुबा की निगाह से देखा जाता है। कल का दिन आने वाला है, मंगल वकला और अहले खाना मिलेंगे, इसलिए ये मौजू बड़ा रेलिवेंट है। दूसरा, अमरीकी सेंटर्स का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट कर रखा है। अब वो पाकिस्तान पहुँचे हैं तो वो करतारपुर कॉरिडोर भी गए हैं, वो मरीम नवाज साहिबा से भी मिल रहे हैं, वो मोहसिन नकवी साहब से भी मिल रहे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिल रहे हैं, यूएस एम्बेसी में भी एक इशाया हो, वहाँ भी मुख्तलिफ सियासतदानों से, ओपिनियन मेकर से और दीगर लोगों से वो मिले। लेकिन पीटीआई की क़यादत जो अभी दस्तयाब है, उनको क्या दावत दी गई? अगर दी गई तो वो क्यों नहीं गए, और तौजीह क्या पेश कर रहे हैं? जो बैरिस्टर गौहर हैं वो तो कह रहे हैं कि रऊफ हसन से पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें अमरीकी सिफारत खाने से दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जी ईमेल भी मैंने चेक की, वहाँ भी कोई दावतनामा मौजूद नहीं था। और फिर जो बैकडोर मुज़ाकरात की कहानी हम एक अरसे सुन रहे हैं, वो किस हद तक कहाँ पहुँची है? माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर जो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ राय है, उसकी सूरत हाल क्या बनेगी? इस पर गौर करने के लिए फैसल चॉइस साहब को हमने ज़हमत दी। फैसल साहब, टाइम भी कम है, मैं सीधे सीधे सवाल आपकी खदमत पेश कर रहा हूँ, खुली डुली बात आप करते हैं। आप अमेरिकन एम्बेसी के इशाये में मौजूद थे, फवाद चॉइस साहब भी थे, पीटीआई का कोई बंदा वहाँ नहीं आया? पीटीआई के 2 एमएनए थे, एक डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब मर्दान वाले, तो ये मौजूद थे, और लेकिन लीडरशिप में से कोई बंदा नहीं था। आपके ख्याल में क्या बैरिस्टर गौहर साहब हूँ या आमिर डोगर या दीगर उमर अयूब, इनको दावतनामा ही नहीं गया? अगर अमजद साहब या आतिफ साहब वहाँ पहुँच सकते हैं दावतनामे के ऊपर, तो क्या इनको दावतनामा नहीं गया होगा? देखिए, गौर साहब ने तो कह रहे हैं कि उनको दावतनामा नहीं मिला, लेकिन वो हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि जी वो दावतनामा लेट मिला था। तो अब ये तो ज़ाहिर है वही बता सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन अगर दावतनामा नहीं मिला तो मेरा ख्याल में जो इनका वो बंदे हैं या जो इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करते हैं, दे शुड बी टेकन टू द टास्क कि आप क्यों, मतलब इन्विटेशन भी अगर आप इतने इंपॉर्टेंट एलिगेशन के साथ, खासकर उनमें से एक सेनेटर जो है जैक जो है वो जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने इमरान खान से फ्री इमरान खान की ट्वीट भी की थी। जैक बर्गमन की बात कर रहे हैं, शहबाज गिल मिले थे, जैक बर्गमन की बात, जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा, तो उनसे मुलाकात तो करनी चाहिए थी ना। देखें, लीडरशिप जो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गुफ्तगू और चीज़ होती है,
ज़ाती हैसियत में तो ज़ाहिर है, मैं भी वहाँ पे था, फवाद साहब भी थे, आसिफ खान, डॉक्टर हमने, हम सबने बात तो इमरान खान साहब की जो उनको मुश्किलात है पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स पे वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी के साथ उनका जो रिजॉल्व है, वो तो हमने एक जो डिप्लोमेटिक सतह पे जिस नॉर्म्स के अंदर बात आप करते हैं वो तो बात हम सब ने की। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो ये मामलात हैं, इसमें जो हमें तो वहाँ पे ये बताया गया था कि जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन को भी बुलाया गया था, और दोनों जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट के और नेशनल असेंबली, उनको भी बुलाया गया। यानी आपकी इत्तला ये कि 4 लोगों को बुलाया गया था? मतलब ये वहाँ पे ऑब्वियसली एक गुफ्तगू हो रही थी। अब इससे ज़्यादा आप वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है, और क्योंकि वहाँ पे जमी सब तमाम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, तो कोई ऐसी रीज़न तो नज़र नहीं आती ना कि वो क्यों नहीं बुलाएंगे। JUIF और पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग के तो 7-8 लोगों का मुझे मालूम है, उनकी तो फहरिस्त भी शाया हुई। तो ये चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाया गया, वो आए, और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल सियासी जमात, उसके सरबराहान को ना बुलाया जाए और वो ना आए? ये मेरी जो फ़हम व फरासत है, शायद मैं कामिल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, रहनुमाई कीजिए मेरी। जामिल साहब, जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, हम तो नाचीज़ छोटे लोग हैं, तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। चौधरी साहब, उसके बदले में फिर ये कहना कि जी हमें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, शायद उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो फिर आप इस तौजीह में भी एक मसला है। यानी गोया आप ये तासुर दे रहे हैं कि हम रेलिवेंट नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात अमरीकी सेंटर्स के वफद और अमरीकी एम्बेसी के लिए रेलिवेंट ना हो? डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ गलतफहमी ज़रूर है, और इसको पहले इन हाउस बात करके फिर ही बात करनी चाहिए थी। ये जो तासुर है, इससे तो फिर अगर नहीं इन्विटेशन मिला तो इससे ये तासुर तो फिर ज़ाहिर कभी होता है। और फिर मैंने वही तो अर्ज़ किया कि अगर आप रेलेवेंट हैं, तो जो लोग आपके इन सारे मामलात को डील करते हैं, दे नीड टू बी सैक, ताकि नए लोग आएँ और वो कोई मैंने अभी इस मौजू पे आपसे बात करनी है कि हु आर द रेलेवेंट मोस्ट पर्सन्स इन PTI टू डील विद इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरी तो सुई यहाँ अट गई है ना जी आपसे गुफ्तगू करते हुए। ये सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी का जो इशाया उसकी बात नहीं है, एक और इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं इमरान निगरा, उनकी जानिब से भी एक इशाया था। फिर आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे ख्याल कुछ लम्हों के बाद इस्लामाबाद में एक और बड़ा अहम इशाया हो रहा है, जो एक बिजनेसमैन है, एक मीडिया ऑनर हैं, उनकी जानिब से थ्रो किया जा रहा है। वहाँ भी कई लोग मीडिया पर्सनस भी मदऊ हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ मदऊ हैं। तो इन तीनों चारों जगहों पे मुझे तो कहीं PTI कि ये 4 लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो फिर पूछना तो चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे, क्या कोई डर है, कोई वजह है, कोई और मामला है, तो फिर बताएं तो सही खुल के कि क्या जो है वो लाज़ात हैं जिसकी वजह से अगर इमरान खान साहब की रहाई के लिए तो अलवी साहब बाहर लगे हुए हैं, और ये ठीक ठाक बड़ा फियास्को है ऑन द बिहाफ ऑफ PTI कि वहाँ पे जो डायस्पोरा है वो भी कोशिश कर रहा है और ये भी लगे हुए हैं। लेकिन वो जब सेनेटर्स नजर आते हैं, वो तो इलेक्टेड लोग हैं ना जी, उनके साथ तो आपकी इंडल्ज होना समझ में भी आता है, और होना चाहिए भी। ज़ाहिर पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलते हैं, और वो एक अमेरिकन कांग्रेस के रेप्स हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल सेनेटर्स हैं सारे के सारे। इनमें से एक जो हैं वो थॉमसन जैक्सन, वो जेसी जैक्सन के बेटे हैं, जो कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथी हैं, और बड़ा नाम है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो उनके बेटे हैं। फिर जो टॉम स्वॉजी हैं, वो न्यूयॉर्कर हैं और बड़े एक स्टार डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उनकी बड़ी से है वहाँ पे। और जैक बर्गमैन जो है वो तो उनका जिक्र हम कर चुके। फैसल साहब, ये जो इस तरह के जो बैनुल अक़वामी वफूद आते हैं, इससे पहले भी जब आते थे उमर अयूब साहब को हमने उनकी मेल मुलाकातें होती देखी हैं। ये इंटरनेशनल डेलीगेशन से कनेक्टिविटी का ज़िम्मा PTI के यहाँ किस शोबे के पास होता है? वो एक कोई हसन, क्या नाम है उनका, वो बाबा जो है, वो बाबा पागल सा उन्होंने रखा हुआ। आप किसे कह रहे हैं पागल सा बाबा? वो क्या नाम है उसका, रऊफ के क्या नाम है उसका, फवाद हसन फवाद का भाई, ये जो सेक्रेटरी नहीं था नवाज शरीफ का, उसका भाई जो रखा हुआ है इन्होंने। नहीं ऐसी सारे कामों को
डील करता है वो मेरा ख्याल है गैर मौजूद वो अल्फाज का उसका चुनाव नाम- है। आप रऊफ हसन साहब का जिक्र कर रहे हैं। हाँ वही जो है वो फवाद हसन, फवाद का भाई जो है, तो वो इन कामों के लिए रखा हुआ है। वो पता नहीं अब वो ज़ाहिर है इतना बड़ा फैसको कर दिया। नहीं अब इमरान खान साहब को आप रिलीज उनके करेंगे, ज़हनी लोगों से बात ज़हनी करेंगे। ज़हनी इस्तिताअत पे और तवाज़ुन पे सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल शो के ऊपर पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। गैर मौजूद बात है जो सब ये। चले सर मौजू बात कर लेते हैं कि कीता की ने फिर अगर वो ये इतने इंपॉर्टेंट एलिगेशन के साथ दावत भी नहीं करवा सके, एंगेजमेंट भी नहीं कर सके, इमरान खान साहब की रिलीज की बात भी नहीं कर सके, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना है? मुझे तो किसका एजेंडा है फिर? लेकिन जहाँ पे आप उन पे ये तनकीद कर रहे हैं, वहाँ आतिफ खान साहब का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो हुई उसमें इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं हुई, ओवरऑल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात हुई है। तो जो मिले हैं उन्होंने क्या कर लिया? नहीं देखिए, हाँ ठीक बात है, उनको भी बात करनी चाहिए थी। फिर ये तो इसको इस तरह करें। देखिए हमने तो बात, असल में ये जामी साहब जो लीडरशिप है ना, ये उसका भी काम है रिप्रेजेंट। बाकी अगर कोई ज़ाती हैसियत में बात कर भी ले तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। जब आप ठीक ये है। जो पार्टी के बड़ी मुख्तसर सा एक वो अगर नुक्ता, नहीं जाएंगे, बड़ा मुख्तसर सा नुक्ता आपकी खिदमत में। खान साहब से किसने मिलना है किसने नहीं मिलना तय नहीं हो पा रहा। लिस्टें बन रही थी, अब कल भी एक लिस्ट बनी है, वकला 6 वो जा रहे हैं मिलने के लिए। आप कब जा रहे हैं मिलने? मैं चला जाऊंगा जी। मैं तो इनके थ्रू कभी ना गया हूँ ना कभी मैंने इनके लिस्टों। अच्छा ये लिस्टों का जो है ना मामला, ये मैं आपको बता दूं, ये हमेशा से कभी भी लिस्ट कंप्लीटली इस तरह से आखिर पे हमें भी रोक लेते थे, जूनियर भेज देते थे। और वो बेचारी वो रजिया सुल्ताना है वो खड़ी हुई। अच्छा वहाँ पे अक्सर वकील जाते हैं, वो किस्मत पूरी का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमारी लॉटरी लग जाए। अच्छा वो वहाँ पे जो होता है ना, वो जो अरेंजमेंट करते हैं, वो कभी किसको भेज देते हैं, कभी किसको भेज देते हैं, कभी पूरी लिस्ट जो है वो इमरान खान से, मैं तो इमरान खान साहब से साइन करा के देता था। अच्छा। मैं तो अपनी कभी लिस्ट दी नहीं, इमरान खान साहब देते थे, उन्हीं के साइन से करा के वो कोऑर्डिनेट करा देते थे कि बीच में जेल अथॉरिटीज को बड़ा मुख्तसर सा जवाब दें। ये जो खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही, जिम्मेदार फहरिस्त बनाने वाले हैं, अदालत को अंडरटेकिंग देने वाले हैं, जेल इंतजामिया है, इमरान खान है या हुकूमत है? नहीं, इसमें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अरेंजमेंट एक सेटल्ड अरेंजमेंट था। हलीमा बीबी की मुलाकातें हो रही थी ना, तो किसने उस अरेंजमेंट को जाके फ्रस्ट्रेट किया? ज़ाहिर है वही शख्स ने किया जिसने अंडरटेकिंग दी और विदाउट कंसल्टेशन दी। इमरान खान साहब से भी पहले प्रायर इजाजत नहीं ली, पार्टी में भी मुशावरत नहीं की, फिर वन मैन शो हुआ। ये किसका आप जिक्र कर रहे हैं? गौर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ ना, उसी ने दी है ना जाके विदाउट किसी से पूछे बगैर। अब अपनी भी मुलाकात बंद करा के बैठ गया वो शख्स। वो अलीमा बीबी की भी बंद हो गई हैं। बाकी जो जाते हैं वो सुम्मुम बुकमुम बाहर आते हैं, बात ही नहीं करते। ये क्या पता नहीं क्या किया है इन्होंने। इमरान खान का नैरेटिव भी था, वो बयानिया आता था, बयानिया की वॉर है। वो जेल के अंदर से भी बैठे जीत रहे थे। अब महीना हो गया, सवा महीना हो गया, ना कोई बार बात निकलती है, ना कुछ समझ है, ना किसी के पास लाएमल है कि उनको निकालना कैसे है, उनको नॉर्मलाइज करी जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब ये अजीबोगरीब, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त नशिस्त होगी। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम खित्ते की और आलमी अमूर पर भी नज़र रखने की इन दिनों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रैपिडली बदल रहा है मंजरनामा। और बांग्लादेश में जहाँ मोदी सरकार का भारत का बड़ा सुरसूख हुआ करता था जब से शेख हसीना वाजिद की छुट्टी हुई है, उसके बाद अब बांग्लादेश की सरकार भी भारत को आंखें दिखा रही है। चीन के साथ उनकी कुर्बत बढ़ रही है और शेख हसीना वाजिद की हवालगी के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, वहाँ भी भारत के लिए बांग्लादेश ने वक्त डाल दिया है। कैसे और उसके असरात क्या होंगे, हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है, खित्ते में भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान की अहमियत कई ममालिक के लिए पहले से ज़्यादा बढ़ भी रही है और वो बांग्लादेश जहाँ हमारे फुटप्रिंट्स ना होने के बराबर थे, अब भारत को लगता है कि जो बांग्लादेश और चाइना के बीच हो रहा है और जो बांग्लादेश की नई अप्रोच है उसमें पाकिस्तान के फुटप्रिंट और पाकिस्तान का असर और सुख ज़्यादा, ये वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। NDTV के कमेंटेटर्स आज दिन भर ये रोना रोते रहे कि बांग्लादेश चीन के साथ एक एयर बेस को फ़ॉल करने जा रहा है जिसका नाम है लाल मोरी हट। ये 1930 में बना था और ये तकरीबन मतरूक शुदा एयर बेस है और तिजारती मकासद के लिए, स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस एयर बेस की फ़ॉल करना चीन और बांग्लादेश का मिलकर, इससे भारत के अंदर कई कंसर्न्स पाई जाती हैं।
भारतीय तज्जिया निगार कह रहे हैं कि ये इंतहाई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हामिल ये एयरबेस है और इसके फॉल होने के पीछे पाकिस्तान के कुछ सब कॉन्ट्रैक्टेड इन्वॉल्व हैं। साथ में आप देखें कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात को देखें तो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उनके लिए भी जो कॉरिडोर है वो चिकन नेक कॉरिडोर कहलाता है और वहाँ से भारत गुजर के इन 7 रियासतों तक जाता है। लेकिन इन 7 रियासतों का ताल्लुक बांग्लादेश, चाइना के साथ बॉर्डर में है। ऊपर शिमाल मशरक में वाक़या ये रियासतें हैं और साथ बांग्लादेश के जो चाइना के साथ रवाबित भर रहे हैं, क्योंकि अभी ताज़ा डेवलपमेंट में भारत ने बांग्लादेश के लिए जो बंदरगाही सहूलियात थी, तिजारत की, वो भी ख़त्म की। इसलिए शेख यूनुस जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनके एडवाइज़र, वो चाइना के साथ रुजू कर रहे हैं। तो भारत में जो वावेला है इस सब को लेकर के, उसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जिया निगार हैं। दोनों को हमने ज़हमत दी। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, ये जो बांग्लादेश में एक नई सियासी अप्रोच शेख हसीना वाजिद के बाद जन्म ले रही है और चीन के साथ जो कुर्बत उनकी बढ़ रही है, उसको लेकर के भारत पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है? ये एयरबेस किस अहमियत की हामिल है और इससे पाकिस्तान का क्या मफाद है? ये पाकिस्तान की क्या इसमें अफादियत है? देखें, जो भी डेवलपमेंट वहाँ पर बांग्लादेश की अब इंडिया के खिलाफ होगी, दे विल ब्लेम पाकिस्तान। इस पे वी शुड हैव नो डाउट। ठीक। और जाहिर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को वो कह रहे हैं यहाँ पर आके एक एयरबेस ये बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, और ताकि ये जो चिकन नेक है ये परमानेंट थ्रेटेंड हो जाती है। यहाँ पर आपको पता है कि ये इस 7 सिस्टर्स की जो बात की जाती है, ये एक छोटा सा 20-22 किलोमीटर का ये एक चिकन नेक है जहाँ से कनेक्टिविटी है इनकी इंडिया के साथ। और अगर ये कट ऑफ होती है तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से टोटल इंडिया कट ऑफ हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने पहले अरेंज, अगर आपको याद, हाशमीपुर एक वहाँ पर उनको बहुत बड़ा एयर बेस भी है नॉर्थ ईस्ट पर, ताकि वो प्रोटेक्ट, वहाँ उन्होंने राइफल एयरक्राफ्ट भी रखे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने 400 मिसाइल का भी अम्ब्रेला रखा हुआ है। उसके बाद दूसरे भी मिसाइल उन्होंने रखे हुए हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। और फिर वहाँ पर एक सिंगल रेलवे लाइन है जहाँ से पूरा कनेक्टिविटी होती है इंडिया के साथ। तो ये वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। और फिर जाहिर है कि आपको पता है कि इस एरिया में ये सारी स्टेट जो हैं ये इस वक्त बड़ी परेशानी में। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने भी बात की थी और इसके बाद वहाँ के सिक्किम के सीएम ने बात की कि ये बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। अब बात ये है कि इंडिया, बांग्लादेश चाहता है चाइना को इनवाइट करके कि वो वहाँ पर आएँ, अपना सामान बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, एंड दे वांट टू ड्रॉ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंडिया को अपनी वहाँ पर हराम हुई है कि वो क्या करना है, कैसे करना है। वो इनको वार्निंग दे रहा है, वो इनको कह रहे हैं जी हम आपको ट्रांसशिपिंग उन्होंने उनकी बंद कर दी है, वो भी यहाँ से रास्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इनका ओशन के थ्रू भी जो है लैंड लॉक इन स्टेट्स का, वो इसी ओशन के थ्रू जो कि ब्लॉक हो सकता है। इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है और ये सारी स्टेट्स भी परेशान है। ठीक है, लेकिन वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट। और पाकिस्तान को अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान वांट बांग्लादेश पाकिस्तान रिलेशन शुड बी गुड, दैट्स ऑल। ठीक, हमें अपने भी वैसे काफ़ी रौले हैं, हम उनसे निमट ले तो अच्छा है, बाद में फिक्र करेंगे। कमर साहब बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, उनको भी हमने ज़हमत दी। कमर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या ये लाल मोनीहट एयरबेस का रिवाइवल हो, मोहम्मद यूनुस साहब का चीन के यहाँ जाना हो या NDTV के कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जानिब से पाकिस्तान के सब कॉन्ट्रैक्टर का जिक्र करना हो, ये है क्या सिर्फ चीन और बांग्लादेश की कुर्बत से भारत खौफज़दा है या वजह इसके पीछे कुछ और है? जामी साहब, वजह सीधी सी है। वजह यह है कि जिस तरह हसीना वाजिद भारत के अहकामात को बजा लाती थी, इंडिया चाहता है कि यूनुस साहब भी वैसे ही करें जो हसीना वाजिद करती थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश को वो अपनी क्लाइंट स्टेट बनाना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस अभी हाल ही में चाइना होके आए और उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, ये लैंड लॉक्ड हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जयशंकर साहब और इंडिया की जो हुकूमत है वो उन्होंने फिर अपने जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस थे वो अनलीज किए। और सबसे पहले जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी थी बांग्लादेश के लिए, वो ख़त्म कर दी। अब वो भूटान, नेपाल और बाकी दुनिया में जो अपना बिजनेस की चीज़ें बेच सकते थे, अब वो नहीं भेजेंगे। दूसरा, आपको पता है अभी हाल ही में बिम्स्टेक में जो मीटिंग हुई पहले यूनुस साहब की और मोदी साहब की, वहाँ पर भी बड़ी सख्त जो है वो अल्फाज की गोलीबारी चली। अब सवाल यह है कि और अब इंडिया कहता है कि हमें
बांग्लादेश की ऑप्शंस कम करनी है और बांग्लादेश को हमें रिड्यूस करना है, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ये सारी चीजें। सो इसलिए बांग्लादेश को थोड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है। और आपको पता है कि अब उनको इंडिया ये सोचता है कि एक तरफ पहले पाकिस्तान था जिसके लिए हमने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, फिर उन्होंने एक नया फोरम बनाया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें बांग्लादेश है और बांग्लादेश अगेन टफ टाइम दे रहा है क्योंकि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के अंदर है। सो इंडिया समझता है कि हम इस खित्ते में अपनी जो इजारादारी चाहते थे वो यूनुस साहब और बांग्लादेश को वो मानना चाहिए उस इजारादारी को। और अब ये जो बात चली कि अगर यूनुस ये बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंडलॉक्ड है तो आप ये कह दें, और अब तो भारत में ये भी बात हो रही है कि जो भारत की स्ट्राइक कोर्स हैं जो इंडिया की इस चिकन नेक के इर्द गिर्द है, वहां से अगर भारत की जो फौज है वो इसको काट दे, चिकन नेक को बड़ा कर दे और बांग्लादेश का कुछ एरिया जो है वो अपने कब्जे में कर ले। इंडिया ऐसी अप्रोच पाकिस्तान के बारे में भी रखता था जब एक इन्होंने सो कॉल्ड कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई थी, और अब ये अगेन इस तरह की चीजें चाहते हैं कि हम बांग्लादेश को अंडर प्रेशर रखें। सो मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड देन इंटरनेशनल प्रेशर डलवाती है। अभी तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आई थी इंडिया, तो उन्होंने बांग्लादेश को कहा जी आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो इंडिया बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को अपने कंट्रोल और जेर असर लाया जाए, और अब वो जब डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली नाकाम हुआ तो अब उन्होंने इकोनॉमिक ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश के लिए। अब बांग्लादेश के अंदर रिजेंटमेंट है। आज उन्होंने एक नया जो है वो ऐलान कर दिया है कि इजराइल का जो वर्ड था जी वो पासपोर्ट पे दोबारा से प्रिंट होगा, ये जो कि हसीना ने 2021 में खत्म कर दिया था। हाँ। और वो इंडिया की रिक्वेस्ट पे किया गया था। तो इंडियन मीडिया, आपको पता है भारत की जो हुकूमती जमात है उसका एक फॉरेन पॉलिसी टूल है। सो सारे का सारा जो वेस्ट इंडियन मीडिया, अभी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये कहते थे जी पाकिस्तान के DGISI वहां चले गए और फिर उन्होंने कहा नहीं DGISI नहीं कोई और गया है। तो ये इस तरह की बातें, ये जो ऑफेंसिव अप्रोच है और ये जो रेटरिक है मीडिया के ऊपर, ये इंडियन मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा, और आपको पता है जामी साहब के खित्ते के अंदर किसी और मुल्क के पास इंग्लिश मीडिया इतनी बड़ी तादाद में जो भारत में नहीं है, जो भारत में ठीक। बर्ग साहब मैं मुख्तसर से एक सवाल बर्ग साहब से कर लूं। बर्ग साहब ये जो मोहम्मद यूनुस साहब और उनकी बांग्लादेश में नई जो सूरत हाल है सरकार की शेख हसीना वाजिद के बाद, क्या बांग्लादेश बाकायदा शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा भी कर सकता है? बिल्कुल वो करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, और इसीलिए वो दे हैव ऑलरेडी, आई वुड से दे हैव ऑलरेडी क्लेम कि इसको हैंडओवर करे और इनका ट्रायल सिविल कोर्ट में होना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया है और इंडिया का टोटल इन्फ्लुएंस, ये तो इंडिया की क्लाइंट स्टेट बन गई थी। दे कुड नॉट डू एनीथिंग। तभी तो ट्रांसशिपिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, सब फैसिलिटी दे रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके अपने पोर्ट्स के ऊपर कंजेशन होती है। लेकिन इवन देन 3 उन्होंने एयरफील्ड अपने एयरपोर्ट्स भी दिए हुए थे इनको ट्रांसशिपमेंट के लिए, 2 नेवल ये दिए हुए थे, पोर्ट्स दिए हुए थे। इसलिए इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान को भी इसको और कैश करने की ज़रूरत है, और चाइना को तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो चिकन नेक से ये 7 सिस्टर्स को अलहदा करके इनकी पूरी कट ऑफ कर सकता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्रह्मोस मिसाइल भी रखे हुए हैं, राइफल एयरक्राफ्ट भी ले गए हैं, वहाँ पर S-400 मिसाइल भी रख दिए हैं, लेकिन दे कुड नॉट डेवलप इट। तो अभी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम इसको एक्सपेंड करें, बट आई थिंक दे आर इन ट्रबल। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो ये सेटअप है, जो कि पाकिस्तान अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान अपने और तजारती महाज पे उनसे बात करना चाहता है, बट चाइना हैज गॉन ओवर देयर। चाइना का बहुत इंटरेस्ट भी, और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आप दोनों ने अपनी राय दी, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश चीन के साथ बढ़ रही है, चाहे वो एयरबेस 1930 में बना था उसके रिवाइवल हो, या फिर ये चिकन नेक स्टेट जो 7 रियासतें शिमाल मशरक में आती हैं भारत की, उनके मसाइल और भारत के अज़ाइम हो, जिसके ऊपर डॉक्टर कमर चीमा भी रोशनी डाले। पाकिस्तान को खामखा मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है भारत की सरकार। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए।